नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कई परिवारों में सियासी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। बात अगर बिहार से शुरू करें, जिस तरीके से रामविलास पासवान के परिवार में चाचा और भतीजे की लड़ाई, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई, जिसके बाद अब चाचा पशुपति पारस ने बाकायदा मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और एक तरीके से कहा कि मैंने पूरी मेहनत की, पूरी सेवा की एनडीए की, लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। ये बात उनकी तरफ से कही गई। अभी लड़ाई आगे कहां जाएगी वो देखने वाली बात होगी। इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा। झारखंड में शिबू सोरेन के परिवार को एक बड़ा झटका लगा जब उनकी बहू सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन राज ठाकरे जिस लेगेसी को कैरी करते रहे हैं, खास करके बाला साहब ठाकरे की जिस आइडियोलॉजी को वो पहले भी कैरी करते रहे हैं, क्या वो अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, आज अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं तो इससे उद्धव ठाकरे को कुछ झटका लगने वाला है और बीजेपी को क्या फायदा है। ये तमाम बातें समझेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार समीर चौघकर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है समीर सर आपका अमर उजाला.com पर। नमस्कार। बड़ा सीधा सा सवाल है, तीन अलग अलग परिवारों का मैंने नाम लिया, कैसे देख रहे हैं? ये एक अलग रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन अगर उस पर मैं फोकस कर दूं, पशुपति पारस को इस तरीके से साइडलाइन कर देना या कम आंकना कहीं घातक तो नहीं हो जाएगा? देखिए, पशुपति पारस के अगर आप देखें तो राजनीतिक लेगेसी क्या थी। वो रामविलास पासवान के भाई थे और रामविलास पासवान के निधन के बाद जनता बिहार के चिराग पासवान के अंदर रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में देखती है। ठीक है, 5 सांसद थे, उसमें से 4 सांसद वो लेके चले गए, पार्टी उन्होंने छीन ली, चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि चिराग पासवान अभी युवा है और चिराग पासवान ने जिस हिसाब से जनसंपर्क यात्रा वहां पर शुरू की थी और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बिहार में बात की थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि चिराग के साथ जाने में ही भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया का भला होगा। देखिए, 2020 के मैं आपको विधानसभा चुनाव की याद दिला देता हूँ। 2020 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था, तब चिराग पासवान ना ही एनडीए का हिस्सा थे, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। इसका मतलब यह है कि ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे और ना ही वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे। उन्होंने अकेले दम पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 24 लाख वोट लेकर आए थे वो। नीतीश कुमार को 64 लाख वोट मिले थे, 74 लाख वोट मिले थे और चिराग पासवान को 24 लाख वोट मिले थे। 35 सीटों पर उसके कारण जनता दल यूनाइटेड की हार हुई थी। ये 24 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं कि चिराग पासवान अगर रामविलास पासवान का कोई उत्तराधिकारी बिहार में है तो जनता चिराग पासवान को मानती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दोनों का बराबर इस्तेमाल किया। जब पार्टी में टूट हुई, चिराग पासवान अलग को निकाल दिया गया और पशुपति पारस ने पार्टी अपने कब्जे में ले ली, तो मोदी जी उनके साथ उनको मंत्रिमंडल में रखा था। मोदी जी ने, वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहे, चिराग को मंत्री नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी दोनों को साथ में लेकर चल रही थी। और उसके बाद अभी 3 महीने पहले अमित शाह ने एक बिहार के अंदर सर्वे करवाया, बहुत इंटरनल सर्वे करवाया था। ये पता करवाया कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में से जनता किसके साथ है, पासवान वोटर किसके साथ है। 80% वहां के जो रिपोर्ट आई है उसमें 75% लोगों ने चिराग पासवान का समर्थन किया था। यह जो सर्वे अमित शाह के पास कम्युनिटी सर्वे था, गोपनीय सर्वे था, इस सर्वे ने यह तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ जाने वाली है। और इसीलिए जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को बुलाया और उस बैठक में उनसे स्पष्ट कर दिया था कि आपको हम 6 सीट तो नहीं लेकिन 5 सीट देने वाले। उनसे सिर्फ नवादा सीट एक वापस ली गई है, बाकी 5 सीटें पूरी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को, इसी में एक चीज जोड़ देता हूं समीर सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बीजेपी ये जो परिवार के बीच कलह थी इसको खत्म करवाने की कोशिश करती, क्योंकि बीजेपी तो बड़े भाई की भूमिका में थी और मुझे लगता है कि ये हो भी सकता था बेहतर तरीके से, तो उसके परिणाम कुछ और होते, एलजेपी और ज्यादा मजबूत होती और बीजेपी का और ज्यादा फायदा होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के परिवार की कलह को निपटाने के लिए नहीं बैठी है। भारतीय जनता पार्टी किसी के परिवार में अगर कलह हुआ तो उसका राजनीतिक लाभ कैसा लिया जाए, उस दरार को कैसे चौड़ा किया जाए और उससे अपना राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता कैसी हासिल की जाए, भारतीय जनता पार्टी ये काम बिहार में कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना कि रामविलास पासवान के भाई और उनके बेटे साथ में मिलकर चुनाव लड़े। ये जितना टूटेंगे, जितना अलग होंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतना राजनीतिक फायदा होगा। और मुझे लग रहा है यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वैसे भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट को लेकर इतना ज्यादा विवाद था कि जिस पर दोनों किसी भी सहमति बनने को तैयार नहीं थे। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो हाजीपुर से सांसद, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं हाजीपुर सीट किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान उसे अपने पिता की सीट मानते थे और कहते थे कि वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हाजीपुर में समझौता हो नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी इन दो भाइयों को झगड़े में क्यों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया हमें किसके साथ जाना है
उन्होंने तय लेकिन कर लिया कि हाजीपुर से चिराग पशुपति पासवान। अगर चुनौती दे देंगे तो चिराग के फंसने के चांसेस तो नहीं है वहां पर। मुझे नहीं लगता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुत बड़ा जनसंपर्क का आधार है, संगठन है। उसके साथ जनता दल यूनाइटेड जुड़ा हुआ है, उसके साथ अब मांझी जुड़ गए, उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए हैं। पशुपति पारस हाजीपुर में अकेले क्या कर लेंगे? बड़ा वोट बैंक तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का वोट चिराग पासवान को मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड का वोट चिराग पासवान को मिलेगा, मांझी और दूसरे सहयोगी दलों का वोट चिराग पासवान को मिलेगा। तो पशुपति पारस इस बात को जानते हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव नहीं जीत सकते। और आप देखिए, जब उन्होंने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो प्रधानमंत्री मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आरोप नहीं लगा है। वो जानते हैं कि उनके लिए आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर जीतना बहुत मुश्किल होगा। अगर उनके लिए इतना ही आसान होता तो वो पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के साथ चले जाते। अब उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दूध से मक्खी की सीट नहीं दी है, तो अब वो अपनी सीट बचाने के लिए हाजीपुर के लिए वो आरजेडी से समझौता करेंगे और आरजेडी उन्हें हो सकता है 2 सीट दे दे। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब बिहार से झारखंड का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से सोरेन परिवार के अंदर जो कलह चल रही थी उसका फायदा उठा लिया। उनकी बहू सीता सोरेन को ले आए, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, दुर्गा सोरेन को अभी भी लोग झारखंड में उनका नाम लेते हैं। तो ये कितना बड़ा झटका सोरेन परिवार के लिए, जेएमएम के लिए, और बीजेपी को इससे फायदा कैसे होगा, थोड़ा वो भी बताइए मुझे। देखिए, जब हेमंत सोरेन के ऊपर जब ईडी की जब जांच चल रही थी और हेमंत सीडी जब ईडी की गिरफ्त में आए, उस समय इस परिवार के अंदर विवाद की जड़ शुरू हुई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए गांडे सीट खाली की गई थी, विधानसभा की सीट खाली की गई थी, जो विधानसभा सीट से उनके सरफराज अहमद विधायक हुआ कर थे। यह कहा गया था कि यह सीट इसलिए खाली की जा रही है, गांडे की विधानसभा की अनरिजर्व सीट थी, अनरिजर्व सीट नॉर्मल सीट इसलिए खाली की जा रही है कि वहां कल्पना सोरेन को वहां से विधानसभा चुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात को सीता सोरेन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सीता सोरेन का कहना था कि मेरे पति दुर्गा सोरेन की बड़ी भूमिका रही है और मैं पार्टी में हूं। बसंत सोरेन हमारे एक और भाई है, जो हेमंत सोरेन के भाई है, वो भी विधायक है। तो पार्टी को अगर मुख्यमंत्री चुनना है तो उसमें से किसी को चुना जाए। जब कल्पना सोरेन पर सहमति नहीं बन पाई, ऐसा लगा कि पार्टी में विद्रोह होगा, घर के अंदर विद्रोह होगा, तो फिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आप देखिए, कल जब बंबई में राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा का समापन था, उस समय चंपई सोरेन के साथ कल्पना सोरेन स्टेज शेयर कर रही थी। इस बात पर कल रात को परिवार के अंदर बहुत झगड़ा हुआ था, शिबू सोरेन के परिवार में। और सीता सोरेन ने यह कहा था कि कल्पना सोरेन किस हैसियत से उस बैठक में गई, इंडिया गठबंधन की रैली में गई। वह पार्टी की विधायक नहीं है, वो पार्टी की पदाधिकारी नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी होने के कारण वो इस बैठक में कैसे जा सकती है? सीता सोरेन का यह कहना था कि मुझे इस बैठक में या पार्टी के किसी बड़े नेता को लेकर जाना था, क्योंकि वो महासचिव है पार्टी की, इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें उस राहुल गांधी की रैली में ले जाना चाहिए था। अब परिवार के अंदर इस बात का डर था सीता सोरेन को कि कल्पना सोरेन आने वाले दिन में पार्टी में जिस तरह संगठन के निर्णय ले रही थी, चंपई सोरेन को बुलाकर जिस तरीके से निर्देश दे रही थी कि सरकार कैसे चलाना है, पर्दे के पीछे कल्पना सोरेन सरकार चला रही है, सोरेन जानती थी। उस सीता सोरेन को लग रहा था कि आने वाले समय में कल्पना सोरेन राजनीतिक सत्ता हथियार कर लेगी और उनका और उनकी बेटियों का भविष्य पार्टी में बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है ये असुरक्षा थी, परिवार के अंदर एक झगड़ा था। शिबू सोरेन ने बहुत कोशिश की कि उनकी बहू सीता सोरेन पार्टी में रहे, उसने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि परिवार से अगर सीता सोरेन आती है तो सीता सोरेन के आने से एक मोमेंटम बनेगा, एक परसेप्शन बनेगा कि एक परिवार की बहू अगर परिवार छोड़कर जा रही है, जेएम छोड़कर जा रही है, तो हो सकता है 4 से 5 और विधायक पार्टी से छोड़ने की स्थिति में आ जाए। और सीता सोरेन 4 या 5 विधायकों को लेकर आती है, तो इसी स्थिति में यह तय है कि जेएम की सरकार में भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां बहुमत बहुत कंफर्टेबल नहीं है अभी। और कांग्रेस के अगर 2-3 विधायक टूटते हैं और जेएम के 2-3 विधायक टूट जाते हैं, तो मुझे लग रहा है अल्पमत में भी सरकार आ सकती है। तो सरकार बचाने की बड़ी चुनौती होगी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने, शिबू सोरेन के सामने और चंपई सोरेन के सामने। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विधायक बनाने या सांसद बनाने के लिए सीता सोरेन को लेकर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहां पर सरकार अपदस्थ करने की जरूर होगी। मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव के बीच में या हो सकता है लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद झारखंड की सरकार हमें गिरते हुए दिखे। ठीक है, अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं जल्दी से। जिस तरीके से राज ठाकरे की आज मुलाकात हुई है उसके मायने में समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मनसे के वोट हम देखें 2.25% उनके पास वोट है, अभी कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए मनसे को साथ लेना, और क्यों लेना? क्या एक कारण उद्धव ठाकरे को असहज कराना, उनकी पार्टी अगर कहीं कोई कैंडिडेट लेकर आती है अभी या विधानसभा में, तो मनसे उनके सामने एक अलग तरीके से, अलग रणनीति के तहत मनसे को उनके सामने वो खड़ा करने की सोच रहे हैं, एक ये बात। दूसरा मैं इसी में जोड़ देता हूं,
राज ठाकरे के आने से एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये कितने कंफर्टेबल होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ठाकरे का राजनीतिक रूप से अब कोई महत्व नहीं बचा। आप देखिए 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। 2009 का अगर विधानसभा आप चुनाव देखेंगे तो राज ठाकरे की पार्टी को 13 सीटें मिली थी, 14 सीटें विधानसभा में मिली थी। और 2009 का लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में शिवसेना के सारे सांसद चुनाव हार गए थे राज ठाकरे के कारण, क्योंकि राज ठाकरे के जो उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में 2009 में, सबको 2.5 लाख, 3 लाख, 2.25 लाख वोट मिले थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के शिवसेना के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे अप्रासंगिक होते चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे खत्म हो गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक राज ठाकरे का जीत कर आया। 2019 के विधानसभा में सिर्फ एक विधायक राज ठाकरे के पास है, जो कल्याण ग्रामीण से आता है इस समय। 2017 में अगर बीएमसी की बात करें तो 6 सिर्फ पार्षद राज ठाकरे के जीत कर आए थे, जिसमें से बाद में 5 पार्षद उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। तो बीएमसी में भी सिर्फ एक पार्षद है। तो 2019 का मैं आपको स्पेसिफिक परिणाम बता दूं तो 288 विधानसभाओं में से 228 विधानसभा पर राज ठाकरे ने उम्मीदवार खड़े किए थे और 200 विधानसभा चुनाव पर राज ठाकरे के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग खत्म हो चुके हैं। न वो उद्धव ठाकरे को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी लाकर बस एक ये परसेप्शन के रूप में दिखाना चाहती है कि राज ठाकरे, अब ठाकरे परिवार का आधा ठाकरे हमारे साथ है, परिवार का एक सदस्य हमारे साथ है। राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बनेंगे, क्योंकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से मुंबई में, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को मारकर भगाने का काम किया महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना ने। जब रेलवे की परीक्षा देने या बैंक की परीक्षा देने वाले यूपी बिहार के लोग आते थे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उन्हें मारकर भगाते थे। इसी स्थिति में उत्तर भारत के लोगों में मनसे के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा बना हुआ है। राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी लेकर कोई वोट बैंक में इजाफा नहीं कर पाएगी, अपने उत्तर भारतीय वोटरों को अहम बात असहज जरूर करेगी। मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अशोक पांडे जी भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए। मैं एक बार आपने जो बात कही उस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अशोक जी, आपको भी लगता है कि ना वो शिवसेना को नुकसान कर पाएंगे, ना बीजेपी को बहुत फायदा राज ठाकरे? और जो उत्तर भारतीयों वाली बात अभी समीर सर ने कही, वो बात तो जगजाहिर है, वो तो हम सबको पता है कि ये एक बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए होने वाली है अगर उनको अपने साथ लेकर आती है तो। सभी लोगों को नमस्कार मैंने कहूंगा मैं। और देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, जिस तरह से अभी एक समावेश देखने को मिल रहा है मनसे का, खासकर भाजपा के साथ में, तो यह कह देना कि पूरी तरह से कोई इसका असर नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार से किसी भी नतीजे पर या वोट बैंक में किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं हो पाएगा, मतलब तब्दीलियां नहीं हो पाएंगी, तो यह गलत है। और बात करें जिस तरह से हमारे सहयोगी मित्र ने भी कहा कि उत्तर भारतीयों में गुस्सा बना हुआ है, गुस्सा बेशक बना है, लेकिन अगर मराठी मानुस की बात करें महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में, तो मराठी मानुस एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि कहीं ना कहीं पर जो तय करता है कि कौन से इलाकों से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। देखिए, महाराष्ट्र में अगर बात करें, शहर को छोड़ दिया जाए, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, इसके अलावा बहुत बड़े ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर मराठी मानुस और मराठी नेताओं की एक बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। और मनसे ऐसी एक पार्टी है जो जो जब कहीं भी सभा करती है, कहीं भी लोग जब आते हैं, वहां पर उनके भाषणों को सुनते हैं, खासकर उनके नेता जो है राज ठाकरे, उनका भाषण सुनते हैं, तो लोग उनसे काफी प्रभावित भी होते हैं। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदला हुआ है। 14 की बात करें, 19 की बात करें, तो अब उस तरह के समीकरण फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अब हर पार्टी के 2-2 गुट बन चुके हैं, उद्धव गुट अलग बन गए, शिंदे गुट अलग बन गए, पवार गुट में 2 भाग हो चुके हैं, और जिस तरह से अब एक नई राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है, और जिस तरह से अब भाजपा ने स्वागत किया है राज ठाकरे का, यह तय है कि कम से कम जो मराठी मानुस है और जो राज ठाकरे और एमएनएस को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं पर इसका फायदा महाराष्ट्र में हमको भाजपा को देखने मिलेगा। देखिए, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आज महाराष्ट्र में किन 2 सीटों पर एमएनएस जो चुनाव लड़ेगी। साउथ मुंबई की बात करें तो उसको लेकर के यहां पर सब बहस चल रही है और बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, जिसको लेकर राज ठाकरे आज दिल्ली में गए, दिल्ली भी थे। माना जा रहा है कि साउथ मुंबई की जो सीट है वो एमएनएस को दिया जा सकता है, क्योंकि अगर बाड़ा नांदगांवकर की बात करें, जो बाड़ा नांदगांवकर है, जो बहुत ही करीबी है राज ठाकरे और पहले दिन से, जिस दिन से एमएनएस का गठन हुआ है तब से लेकर वो आज तक उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं, उनको वहां से सीट दी जा सकती है। इसके फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो बाड़ा नांदगांवकर वहां से लड़े भी थे और तकरीबन 2.25 लाख वोट भी उन्होंने वहां से लिया था। हालांकि जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है। मैं इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं जल्दी से। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक एजेंडा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये भी होगा कि शिवसेना को किस तरीके से और संकट में, उद्धव गुट को और संकट में लाया जाए और उनके लिए परेशानी खड़ी की जाए। तो क्या राज ठाकरे वो दमखम अभी महाराष्ट्र की राजनीति में रख रहे हैं,
या आगे बीजेपी को लगता है आप लोग वहां पर जमीन पर हैं, या ऐसी परिस्थिति है कि वो आगे अगर बीजेपी का सहयोग मिलता है तो उस लेवल पर पहुंच सकती है उनकी पार्टी? देखिए, ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे बचपन में एक चीज बताई गई थी कि अगर किसी की लाइन को, किसी की अगर खींची हुई रेखा को अगर छोटा करना हो तो उसके ठीक बगल में एक बड़ी रेखा खड़ी कर दी जाए, वो अपने आप छोटी हो जाती है। जिस तरह का कद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो अब शिवसेना रही है, उसका वर्चस्व अब समाप्ति की ओर बढ़ चुका है तेजी से, क्योंकि जो एजेंडा लेकर के शिवसेना महाराष्ट्र में थी, खासतौर से हिंदुत्व का, और बाला साहब ठाकरे की अगर बात करें, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से उनको संबोधित किया जाता है आज भी, तो वह कद कहीं ना कहीं पर जो है अब कांग्रेस और एनसीपी से जुड़ने के बाद में समाप्ति की ओर चल पड़ा है। हाँ, यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाथ अब भाजपा ने एमएनएस पर रखा है, तो एमएनएस के लिए एक 19 साल के बाद एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ में अब यह पॉलिटिकल पार्टी जो है वह आगे अपना एक नया रोड मैप तैयार करेगी, और निश्चित तौर से आने वाले समय में हमें यह देखने को मिलेगा कि इस लोकसभा चुनाव के बाद में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और जो नगर निगम के जो यहाँ चुनाव होते हैं वो जब होंगे, तो एमएनएस को अच्छा खासा हमको यहाँ पर फायदा होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अहम बात आप कह रहे हैं। समीर सर, एक आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर जो अशोक पांडे जी ने कही, और साथ ही मैं इसमें जोड़ देता हूं, वो म्यूचुअल फंड्स का ऐड आता है कि आप अपने जोखिम पर निवेश करें, और म्यूचुअल फंड्स का निवेश आज करें और थोड़ा वेट करें लंबे टाइम तक, तो उसके परिणाम बेहतर मिलते हैं। क्या ऐसा कुछ निवेश करने जा रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस में निवेश करेगी? भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे में क्या निवेश करेगी? जो आदमी राजनीतिक रूप से 18 साल में महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सभा बनाकर अपना एक विधायक विधानसभा में आज रख पाता है, एक उसका सांसद नहीं है, बीएमसी में उसका एक कॉर्पोरेटर है, राजनीति से राज ठाकरे के पास क्या है? जिस मुंबई दक्षिण सीट की बात हो रही है, जहां से अरविंद सावंत सांसद है, उसी सीट के ऊपर लड़ने के कारण तो कांग्रेस के ये चले गए थे अभी, देवड़ा, मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा चले गए थे, जिन्हें वो उस सीट से लड़ना चाहते थे। अरविंद सावंत का जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम है, और अरविंद सावंत खुद वहां से एक मजबूत दावेद उम्मीदवार रहेंगे, और मुझे लग रहा है अरविंद सावंत वहां से जीतेंगे। चाहे बाला नंदगाकर खड़े हो जाए, चाहे राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र के स्पीकर है वो वहां से खड़े हो जाए, चाहे मिलिंद देवड़ा को खड़ा कर लिया जाए, अरविंद सावंत की जीत मुझे लगता है लगभग वहां से तय होगी। यही एक सीट है जो बहुत ज्यादा शिवसेना की मजबूत ठीक है अपने व्यक्तित्व के कारण। राहुल शेवाले हारेंगे अगर लड़ देंगे तो। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल शेवाले की सीट भी सबसे ज्यादा समय रिस्क में है, जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई राज ठाकरे की जरूरत नहीं है और एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में 105 विधायक उसके पास है, और 40 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर रखती है। क्यों बनाती है 40 विधायक? अमित शाह क्यों मुलाकात कर रहे हैं राज ठाकरे से? मैंने इसीलिए सबसे पहले ही देखिए, अमित शाह, आप महाराष्ट्र की बात करें तो मैं महाराष्ट्र जुड़े हुए आपको किस्सा दे देता हूँ। देखिए, अमित शाह जीतन राम मांझी से मिलते हैं। जीतन राम मांझी की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है? आज एक सीट दे दी। अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा से मिल लेते हैं, अमित शाह मुकेश सहनी से मिल लेते हैं, अमित शाह तो उत्तर प्रदेश के छोटे दलों के नेताओं से मिल लेते हैं। अमित शाह इस बात को जानते हैं कि 1 से 1.5% अगर इसका वोट बैंक है, और अगर इसके टूटने से कोई परसेप्शन के जमीन स्तर पर बन सकता है तो जोड़ लो। भारतीय जनता पार्टी तो एनडी तिवारी को भी ले आती है 82 इयर्स की एज में अपनी पार्टी के अंदर, एसएम कृष्णा को भी 92 में ले आती है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो अभी जो महाराष्ट्र के कृपा शंकर सिंह है उनको जौनपुर से टिकट दे देती है मुंबई के। अब कृपा शंकर सिंह की राजनीतिक हैसियत क्या रही थी सब जानते हैं, उनका व्यक्तित्व, चरित्र और किस तरह से करप्ट है सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि दूसरे दलों से टूटे हुए लोगों को अपने दल में लेके आओ, जिससे वो कम से कम दूसरे के लिए काम का नहीं है तो हमारे आके खाली बैठ सके। महाराष्ट्र की राजनीति में आज की तारीख में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया है। एकनाथ शिंदे का एक अपना आधार ग्राउंड है, ठाणे उनके पास है, उनका बेटे वहां से सांसद है, और एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र की राजनीति के एस्टेब्लिश नेता है। राज ठाकरे आज राजनीति में अपना कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, न खुद कर पाए, न अपनी पार्टी को बना पाए, न जमीनी स्तर पर कुछ कर पाए। नासिक में उनके पास कॉर्पोरेशन थी, आज क्या स्थिति है उनके पास? तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे आने से भारतीय जनता पार्टी कोई लोकसभा सीट या विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। राज ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ है। अगर राज ठाकरे की पार्टी को कोई सीट दी जाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाना पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीतेगी। अगर राज ठाकरे की हैसियत होती है जीतने की, तो राज ठाकरे 2014 और 2019 के चुनाव में लोकसभा की सीट जीत चुके होते हैं। ठीक है, ये हम बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया अशोक जी आपकी, क्योंकि बहुत कुछ बीजेपी के पास, बीजेपी को वहां खोने का कोई डर नहीं है। बीजेपी को क्या मिलेगा राज ठाकरे से, वो तो समीर जी बता रहे हैं। राज ठाकरे को क्या मिलेगा, जल्दी से एक बार थोड़ा समझाइए। उनके लिए क्या संजीवनी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, राज ठाकरे के लिए ये संजीवनी बूटी का ही काम करेगी। बीजेपी के पास देखिए यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो बीजेपी की पकड़ महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरह से अगर एमएनएस को लेकर बात की जा रही है, तो जो 2 सीटें खासतौर से जो मैंने भी कहा साउथ मुंबई और जो एक और तैयारी चल रही है, उसके लिए बीजेपी का सहयोग जो है कहीं ना कहीं पर माफी चाहूंगा, एमएनएस को सहयोग करना ही पड़ेगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का सहयोग मिलने के बाद में ही जो है एमएनएस दोबारा मतलब इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में अपना खाता खोल सकती है। लेकिन यह तय है कि इस गठबंधन से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ विशेष बोझा बनकर के जो है खासतौर से एमएनएस जो है वो बीजेपी पर रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक नई शुरुआत, एक नए सूर्योदय की तरफ हम देख रहे हैं, जो एमएनएस को खासतौर से महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। इसका असली नतीजा जो हमको देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव के बाद, जो विधानसभा के चुनाव तुरंत ही होने महाराष्ट्र में, उसमें होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए उस पर तो हम सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो परिवारों को लेकर कलह हो रही है ना, और उस पर बीजेपी जिस तरीके से एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, उसके मायने समझाने के लिए समीर जी आपका बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमर उजाला के दर्शकों तक जो वस्तुस्थिति है, जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बन रही है, उसके बारे में सही जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।